जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में फिर से हम कक्षा 12 इतिहास का जो हमारा सीरीज चल रही है एमसीक्यू रिवीजन की, उसका हम अध्याय 3 देखने वाले हैं, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। अगर आपने 2 अध्याय नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, वहां पर आपको हिस्ट्री के 2 अध्याय आपको देखने को मिल जाएंगे, जिससे एमसीक्यू रिवीजन कीजिए ताकि जो आपका लक्ष्य है हिस्ट्री में, इतिहास में 97 बनाने का, वो आपका पूरा हो। उसके लिए आप हमारी क्लासें देखिए, ज्वाइन कीजिए अपनी ज्ञानधारा एजीडी को, ताकि जो एमसीक्यू रिवीजन हम लेकर आ रहे हैं हर अध्याय का और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा और जो आप एग्जाम देकर आओगे उसमें आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। तो बेहतरीन तरीके से देखो, आप हमारा समर्थन करो और देखते रहो कि कौन कौन से हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और देखिए, आज हम बंधुत्व तथा जाति, तीसरा जो हमारा अध्याय, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और जो क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं, अगर आपने अध्याय को पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी आता है, इसको लगता है कि हाँ इसका सही आंसर ये हो सकता है, तो कमेंट कीजिए, इन क्वेश्चनों पर गहन अध्ययन कीजिए। आपको जो ये बंधुत्व, जाति तथा वर्ग है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हम पहले एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे सभी अध्यायों की, उसके बाद में हम अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। फिर से शुरुआत से कर देंगे एक पार्ट को, यानी कि पहले अध्याय से शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम सभी अध्यायों के एमसीक्यू करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलो शुरुआत करते हैं बंधुत्व, जाति तथा वर्ग की। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा आज का जो महाभारत है। देखो, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसमें क्या है, बंधुत्व यानी कि भाईचारा, जाति और वर्ग आप जानते ही हो। तो देखिए, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला। जो महाभारत युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में, वो कितने दिनों तक चला वो आपको बताना है। क्या 15 दिनों तक चला, या फिर 16 दिन तक चला, या फिर 17 दिन, या फिर 18 दिन। तो ध्यान रखना, महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला। कब तक चला? 18 दिन तक, यानी कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई। जो महाभारत ग्रंथ है उसकी जो रचना की गई थी वो किस भाषा में थी, यानी कि महाभारत ग्रंथ किस भाषा का है ये आपको बताना है। तो क्या वह संस्कृत भाषा का है, या फिर पाली भाषा का है, या प्राकृत भाषा का है, या फिर हिंदी भाषा का है। तो ध्यान रखना, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना। अब हम देखते हैं महाभारत किसने लिखा था, यानी जो महाभारत ग्रंथ है वो किसने लिखा था। ये इतने इजी क्वेश्चन है, अगर आपने अध्याय को पढ़ रखा है एक बार भी तो इन सभी के आंसर आप दे सकते हो। अगर आपको आ रहे हैं तो कमेंट कीजिए कि इसका आंसर ये है। महाभारत की रचना किसने की वो आप बताइए, कमेंट कीजिए। और देखते हैं कि कौन कौन सही करता है कि महाभारत किसने लिखा। क्या वाल्मीकि ने लिखी, या फिर मनु ने लिखी, या फिर कौटिल्य ने लिखी, या फिर महर्षि वेदव्यास ने लिखी। तो ध्यान रखना, महर्षि वेदव्यास ने लिखी। किसने लिखी? महर्षि वेदव्यास ने। अब देखो, हम बात करते हैं कि जाति का लक्षण नहीं है, यानी कि जो जाति है उसका लक्षण कौन सा नहीं है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या अंतर्विवाह जाति का लक्षण नहीं है? बिल्कुल है, इसमें जातियों का होता ही है। श्रम विभाजन में नहीं है क्या? है, बिल्कुल है। श्रम विभाजन में आपको पता है। क्या साम्य में नहीं है, या फिर आनुवांशिकता में नहीं है? तो ध्यान रखना, जाति का लक्षण साम्य में नहीं है। किस में नहीं है? साम्य में। अब देखो अगला क्वेश्चन, किस काल में, यानी किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई, यानी कि कौन से काल से वर्ण व्यवस्था थी वो वंशानुगत, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी में परिवर्तित हो गई। तो क्या वह उत्तर वैदिक काल था, या फिर गुप्त काल में हुआ, या फिर गुप्तोत्तर काल में हुआ, या फिर पूर्व मध्य काल में हुआ। तो ध्यान रखना, उत्तर वैदिक काल से, यानी कि उत्तर वैदिक काल से जो वर्ण व्यवस्था थी वो वंशानुगत में परिवर्तित हो गई, यानी कि वंश जैसे पीढ़ी बढ़ेगी वो उसी का रहेगा, यानी उसी जाति का रहेगा, यानी कि उस वर्ण से रहेगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, गोत्र किसका सूचक था, यानी कि गोत्र वो किसका सूचक था, इसके बारे में बताना है। क्या प्रत्येक उपजातियों के सामान्य पूर्वज, या फिर देखो व्यावसायिक उपजातियां थी, या फिर उपजातियों का सामान्य निवास स्थान था, या फिर एक जाति विशेष का निवास क्षेत्र था। तो जो गोत्र है वो किसका सूचक था ये आपको बताना है। तो देखो हम बताते हैं इसमें कि जो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ए आंसर, यानी कि प्रत्येक जो उपजातियां हैं, जो प्रत्येक जाति है उसमें और अलग अलग उपजातियां रहती है, उसमें जो सामान्य पूर्वज है, यानी जो सामान्य से हैं, जो हमारे पूर्वज हैं वो क्या है, गोत्र से बने हुए, यानी कि जैसे कोई मान लो एक जाति है तो इसमें बहुत सारी क्या रहती है, उपजातियां रहती है, उपजातियां। तो इसमें क्या होती है, गोत्र होती है, यानी उपजातियां।
तो जो ये बहुत सारी उपजातियाँ होती है, ये क्या होती है, गोत्र होती है, इनमें ध्यान रखना। तो ये थे यानी कि उपजातियाँ हो गई, गोत्र हो गई, यानी कि जो जाति होती है उसमें उपजातियाँ होती है, उसमें गोत्र होती है। तो इस तरह से होते हैं और बहुत सारे हैं जो आपको याद करना है। बंधुत्व जाति तथा वर्ग जो अध्याय है, इसमें विवाह के बारे में आपको पता चलेगा कौन कौन से विवाह है। तो आपको ध्यान रखना और अध्याय को अच्छी तरीके से पढ़ना है। हम ये एमसीक्यू लाने का मतलब क्या है कि आपका रिवीजन हो जाए, यानी कि बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन कर सको, जो आपका एग्जाम है उसमें आप बेहतर मार्क्स अगेन कर सको, यानी कि आप उसमें से बेहतर प्रदर्शन कर सको एग्जाम में, बहुत ही अच्छा लिख कर आओ और अच्छे लेवल तक आप अपनी प्रिपरेशन करो, ताकि जो आपका एग्जाम है वो बेहतरीन तरीके से निकले। क्योंकि अभी देखते हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते नहीं है, यानी कि फिर लास्ट में करेंगे कि मुझे तो ये इतने मार्क्स आए, रिजल्ट के बाद में क्या करेंगे, रिजल्ट आएगा तो वो बोलेंगे मेरे तो इतने आए इतने आए। बाद में दोष देने से कुछ नहीं होता है। अभी आप मेहनत कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, ध्यान रखना। बहुत सारे क्या करते हैं कि इंस्टाग्राम पर जाएंगे और रील्स देखेंगे, उसमें क्या है बहुत सारी जैसे ट्रेंडिंग में देखते हैं कि कौन सा ट्रेंडिंग चल रहा है। अभी जो जैसे हमारे गांव के कोई विद्यार्थी है 12वीं के, तो क्या करते हैं, पढ़ते तो है नहीं और इंस्टाग्राम में ट्रेंडिंग बहुत सारे बोलते हैं क्रिस का गाना सुनाओ, क्रिस का। अरे क्रिस वाला क्या है, वो बोलते हैं क्रिस वाला सुनाओ, क्रिस वाला सुनाओ। अरे क्या है क्रिस, पढ़ने में ध्यान दे लो। वो कहते हैं दिल ना दिया दिल ना लिया, ऐसे करते हैं। अरे पढ़ने में ध्यान दो, ये तो बाद में देख लेना। अगर आपको एक बार जो आपका लक्ष्य है वो मोटिव मिल जाए तो उसके बाद ये देखते रहना इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग, बाद में कोई मना नहीं करेगा। तो पढ़ने में ध्यान दो पहले। अब चलो हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बंधुत्व जाति तथा वर्ग के में। तो देखिए, यानी कि वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, यानी कि जो वर्णालंकार की संकल्पना है वो सबसे पहले हमें कहाँ पर देखने को मिलती है। तो वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहले कहाँ मिलती है, यानी जो वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहले हमारे को कहाँ पर देखने मिलती है पहली बार, यानी कि वर्ण जो व्यवस्था है वो सबसे पहले कहाँ देखने को मिलती है, सबसे पहले किन्होंने ये फैला है। तो देखो क्या वह ब्राह्मणों में मिलती है, या फिर उपनिषदों में मिलती है, या फिर धर्मसूत्रों में मिलती है, या फिर स्मृतियों में मिलती है। तो ध्यान रखना, जो वर्णालंकार की जो पहली बार जो हमारे को संकल्पना मिलती है वो ब्राह्मणों में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, ब्राह्मणों में। अब देखो, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ। जो महाभारत थी उसका जो समालोचनात्मक, इसका मतलब ये है कि इसमें कौन से तथ्य सही है कौन से गलत है, यानी कि जो व्यंग्य करते हैं। समालोचनात्मक मतलब जो लिखने वाले होते हैं, जो महाभारत एक बार तो कंप्लीट कर दिया महर्षि व्यासव्यास ने संस्कृत भाषा में, उसके बाद जो बहुत सारे अन्य जो लेखक है रचनाकार वो समालोचनात्मक करते हैं कि ये बात गलत है ये सही है, इस तरह से समालोचनात्मक किया जाता है। तो वो इस तरह से करके वो कितने वर्षों में कंप्लीट हुआ, तो क्या वह 37 वर्षों में कंप्लीट हुआ, या फिर 36 वर्षों में, या 35 वर्षों में, या फिर 34 वर्षों में। तो ध्यान रखना, 37 वर्षों में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार हुआ था। कितने वर्षों में, 37 वर्षों में। अब देखो, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका है। यानी कि गोत्र के अंतर विवाह करना जो होता है वो कौन सा होता है, क्या वह अंतर विवाह होता है, या फिर बहिर्विवाह होता है, या फिर ब्रह्म विवाह होता है, या फिर राक्षस विवाह होता है। तो ध्यान रखना, जो गोत्र के अंदर विवाह होता है वो अंतर विवाह होता है। कौन सा होता है, अंतर विवाह। अब इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है वो इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। जो अंतर विवाह है और बहिर्विवाह, इन दोनों में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ध्यान रखना है कि अंतर विवाह और बहिर्विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर अंतर विवाह किसे कहते हैं, बहिर्विवाह किसे कहते हैं। तो इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अध्ययन करना है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, यानी कि उस समय जो ब्राह्मण थे उनका सार्वभौमिक अधिकार था, यानी कि प्रभाव था क्या, ये आपको बताना है कि क्या सही में ब्राह्मणों का अधिकार था, सार्वभौमिक था। तो देखिए क्या सही था, हाँ या फिर नहीं, या फिर हाँ नहीं दोनों, या फिर कोई गणना नहीं थी। तो ध्यान रखना, उस समय ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, यानी कि हाँ क्या था, ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था। अब देखो, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है, यानी कि जो सातवाहन राजा है, सातवाहन राजा जो वो है, ध्यान रखना, जो पितृवंशिकता और मातृवंशिकता दो प्रकार की होती है, इनको भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। सातवाहन शासक मातृवंशिकता को इंपॉर्टेंस देते थे, यानी कि अपनी माता का नाम अपने नाम से पहले जोड़ते थे। तो वो राजा सातवाहन राजाओं और रानियों की जो आकृतियां हैं वो प्राप्त हुई, वो उनको उत्कीर्ण कहाँ पर किया गया, वो हमारे को कहाँ देखने को मिली। तो ध्यान रखना, क्या वह राजमहलों में मिली, या फिर मंदिरों में मिली, या फिर गुफा की दीवारों पर मिली, या फिर स्तंभ अभिलेखों में मिली। तो ध्यान रखना, सातवाहन राजा और रानियों की जो आकृतियां थी वो हमें गुफा की दीवारों पर मिली। कहाँ पर मिली, गुफा की दीवारों पर।
अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज, यानी कि द्रोण जो द्रोणाचार्य थे अद्वितीय यानी इसके जैसा कोई नहीं, ऐसा तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? तो क्या वह अर्जुन को बनाना चाहते थे, एकलव्य को बनाना चाहते थे, या फिर नकुल को बनाना चाहते थे, या फिर सहदेव को बनाना चाहते थे? तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा तीरंदाज किसको बनाना चाहते थे? वे अर्जुन को। क्या कहते थे वो कि अर्जुन, कहते हैं ना कि तीर चला मछली, यानी कि ऊपर क्या रखते थे, एक चड़ी यानी कि एक पक्षी उड़ने वाला, उसको कहते हैं द्रोणाचार्य अर्जुन को कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो वो क्या कहता था, मुझे सिर्फ आंख नजर आ रही है। तो उसी तरह से आपको भी आपका लक्ष्य नजर आना चाहिए, जो आपको प्रभावित कर रही है, जो अलग चीजें आपको मार्ग से हटा रही है उसको आप हटा दो, ध्यान रखो। अब देखो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? यानी कि जो मनुस्मृति ग्रंथ है उसमें विवाह का कितना प्रकार यानी कितने प्रकार हमारे को बताए गए? क्या वह 4 प्रकार थे, या फिर 6 प्रकार बताएं, या फिर 8 प्रकार बताएं, या फिर 9? तो ध्यान रखना, मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। कितने प्रकार के? 8, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, वो 8 में से 4 इंपॉर्टेंट है, यानी कि 4 को आपको पढ़ना है, किताब के अंदर देखना है कि 4 विवाह कौन से और इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको लघुत्रात्मक प्रश्न भी देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारा बंधुत्व जाति तथा वर्ग के एमसीक्यू रिवीजन हमने करवा दिया। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको आए होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को और आगे बढ़ाना। हम और अगले अध्याय पर चलेंगे, कल अध्याय 4 लेकर आएंगे और अच्छी तरीके से आपका रिवीजन कराएंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।